हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत की फरदस्तक, एपिसोड 37। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए, बारात वाला दिन आगे सुनते हैं। मगर वो तो जाने कब से घड़ियां गिन रहा था। फराक से वसल तक की मैरून कलर के खूबसूरत लहंगे में मबलूस निगी पर दुल्हनापे का रूप टूट कर बरसा था। चांद ने टोहका देकर अनस को अपनी नजरों पर कंट्रोल करने का इशारा दिया था और वे गड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। इस एहकाम में छिपी बेख्तियारी इन सब पर वाजिया थी। चांद ने गहरी सांस भरते हुए निगी के लिए सोफा खाली किया था। ये तो गया काम, अब सारी उम्र यूं ही खड़ा रहेगा, अहमद ने सरगोशी की थी। क्या बात है, आज तो जनाब लिफ्ट ही नहीं करा रहे। वह मैदान साफ पाकर इमाद की तरफ आई थी। मैं लिफ्ट नहीं करा रहा या तुम? वह मुस्कुराया। स्टेज पर से अभी गायब हो गई थी। तुमने दिल से याद नहीं किया होगा, वरना मैं फौरन आ जाती। तो इसकी आंखों में देखते हुए बड़े अंदाज से बोली। तो वह उसे देखकर रह गया। कोई कोरी तो नहीं थी। शादीशुदा जिंदगी का 1 साल गुजार चुकी थी। मर्द को लुभाने के अतवार और हथकंडों से खूब वाकिफ थी उसे। कंगन खड़ा देख कर समझ गई कि तीर निशाने पर जा लगा। यूं ही इसकी आंखों में देखती मुस्कुरा दी, फिर बड़ी मासूमियत से बोली, अच्छे दोस्त हो, एक बार भी नहीं बताया कि मैं कैसी लग रही हूँ। तुम? वे जैसे किसी ट्रांस में था, जैसे स्याह रात में चांद। उफ, चांद? हर तरफ ऊंचे ऊंचे गड्ढे, पहाड़, वीराना, अंधेरा। मैं इतनी बुरी हूं क्या? इसकी अदा में नाज था और इस नाज में एक अदा थी। एमाद इसकी बात से महजूज हो उठा। वेरी स्ट्रेंज, मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। मेरे ख्याल में तो ये किसी भी लड़की की परफेक्ट तारीफ है नहीं थी। अब कोई अपनी तशबीहात सोचे, वरना सगी वरना सभी कोई नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अदनिया ने बड़ी शौकी से कहा। तो वे इसके चेहरे पर नजरें जमाए हल्की सी सांस भरते हुए बोला, हाँ, ये तो लगता है कि वीराने खंगालने पड़ेंगे, क्योंकि इससे कम में तुम्हारी तारीफ मुमकिन नहीं। दोस्ती हुई वहां से हट गई। हेमंत भी कितनी ही देर इस अनदेखे से हिसार में घिराव में खड़ा रहा। बिजलियां आसमान पर कब थीं? वो तो सारी उम्र बेकरार थी। जब्त का हौसला दिया मुझको, ये मोहब्बत की वज़अदारी थी। एक बहुत हंगामा भरे दिन में नगी अपने घर को रुखसत हुई तो सब मेहमानों की वापसी के बाद अब एक महसूस कुन सन्नाटा पूरे घर पर छा गया था। हालांकि अभी बहुत से करीबी रिश्तेदार जो दूर के शहर से आए थे घर में मौजूद थे। बहुत जब्त करते हुए भी सालेह बेगम जब्त नहीं कर पा रही थी, चाहे बेटियां कितने ही अच्छे घरों में क्यों ना बिहाई जाए। यह हकीकत है कि हर माँ का दिल कांपता है, जिगर करना पड़ता है। सालों अपने जिगर के टुकड़े को लाड प्यार से पालने के बाद यूं किसी के हवाले कर देना, एक औरत की जिंदगी कितने इम्तिहानों का सामना करना पड़ता है। उन्हें संभालते हुए नौफिल खुद बहुत अजीब सी उदासी के हिसार में घिरा था। उन्हें इसके कमरे में आबिदा खाला के पास छोड़कर वे अपने कमरे में चलाया, जहां बहन को बावकार तरीके से रुखसत करने की खुशी और इत्मीनान था, वहीं इसके पुराने पराये हो जाने का गम भी दिल को खुरच रहा था। कपड़े तब्दील करके वे अपने बिस्तर पर आ गया। बेड क्राउन से टेक लगाकर नीम दराज होते हुए इसने सिगरेट सुलगाई थी। कल इसने सारा दिन अपने जहन को सोचों से पाक रखने की कोशिश की थी। हालिका जाले सबा के हवाले से और तमाम कजिन सबा की शादी में शिरकत न करने के हवाले से उसे तंग करते रहे थे। और अब इन दोनों के बीच सफर की सिर्फ एक रात बाकी थी। कल वे इसकी जिंदगी में आ जाने वाली थी। ये कमरा इसने अपने बहुत आर्टिस्ट अंदाज में डेकोरेट कमरे पर एक खाली सी नजर दौड़ाई थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस के मुजस्समे पर उसकी नजर छिटकी थी। मुजस्समे की रानिया अंदाज में उठे दोनों हाथ खाली थे, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। और इन दोनों को खाली करने वाली तुम हो सब अमीर। इसके असाब थके हुए थे
اور اب اس مقام پر تھا جہاں غصے پر شدید بے حسی کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس نے گزرے ایک ایک پل کا غیر جاندارانہ تجربہ کر دکھایا تھا، اور ایک حقیقت جو کہ بہت تکلیف دہ سہی مگر اٹل تھی کہ صبا میر کو اس کے دل میں جو مقام حاصل ہوا تھا وہ اسے اس سے دست بردار نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا ہر انداز، اس کی ہر ادا پوری آبتاب کے ساتھ ذہن کی اسکرین پر جگمگا رہی تھی، مگر پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ خود کو بہت سرد محسوس کر رہا تھا، نہ کوئی جذبہ نہ امنگ، مگر پھر بھی وہ اس رشتے کو نبھانے پر مجبور تھا، اور یہ کس قدر اذیت ناک تھا یہ اور کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا۔ میری زندگی کے مالک، میرے دل پہ ہاتھ رکھ دے، تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے۔ چاند اور اس کے گروپ نے نگی کو بہت خوبصورت ریسیپشن دیا تھا۔ اپنی شوخیوں، اپنی شرارتیں تھی کہ چند لمحے پہلے کی جدائی کا دکھ مجمل ہونے لگا تھا۔ دم نکل نہ جائے یا دم نکل نہ آئے، عماد نے فکرہ کسا تو کہا کہ پھوار پڑنے لگی۔ وہ سب دولہا اور دلہن کو برآمدے کے دروازے ہی میں روکے ہوئے تھے۔ ان سب کے تنگ کرنے کے باوجود انس کے چہرے پر مستقل مسکراہٹ جگمگا رہی تھی۔ ٹوتھ پیسٹ کی ساری کرامت آج ظاہر ہو رہی ہے۔ ابرار نے گہری سانس بھری تھی۔ اب راستے روک کے کیوں کھڑے ہو، چلو اندر، تائی جان نے ٹوکا تو وہ سب مزید پھیل گئے۔ جی نہیں، مفت میں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، گھر میں داخل ہونے کا نیک بھابھی سے وصول کیا جائے گا۔ عماد نے صورتحال پر روشنی ڈالی۔ نیک یا گنڈاسی؟ ذہی نے نگی کو سپورٹ کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ لڑکیوں کو تو اس کمائی میں سے کچھ نہیں ملنے والا، سو اس نے ان سب کی حمایت کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ یوں تھالی کا بینگن؟ چاند نے اسے گھورا تھا۔ شرم کرے، مووی بن رہی ہے۔ صبا نے بھی ان سب کو احساس دلانا چاہتا۔ اچھا ہے، ریکارڈ رہے گا، کل تمہاری بھی تو حشر ہوگا۔ کراس میرج میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اب صبا کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ شرم کے مارے کچھ بول بھی نہیں پائی۔ عماد، بدتمیزی مت کرو، ہمارے یہاں ایسی کوئی رسم نہیں ہے۔ مریم پھپھو جو کب سے چوکھٹ پر تیل ڈالے دلہن کے استقبال میں کھڑی تھی، بیٹے کو کھڑکنے لگی۔ آپ کی دفعہ نہیں ہوگی، ہم نیو جنریشن ہے۔ نعمان بھائی کیا نام ہے بھلا اس رسم کا؟ بہت اطمینان سے پوچھا گیا۔ یہ کون سے نئے ہیں؟ ان کی دفعہ بھی یہ رسم نہیں تھی۔ اسما بھابی بھی میاں سے غداری پر کمر بستہ ہوئی تو اب نعمان کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ اس نے بیوی کو فہمائشی انداز میں کہا، یہ تو سوچ لیا ہوتا کہ تمہارے اس جملے کے بعد اب سب تمہاری عمر کا حساب لگانے بیٹھ گئے۔ بس کرو، وہ بیچاری کھڑی تھک گئی ہوگی، اندر آنے دو اسے، پھر چاہے جتنی رسمیں کر لینا۔ چچی جان نے کہا تو وہ سب شور مچانے لگے۔ پہلے یہ سب دیواروں کو چوکھٹ پکڑائی دیں گے، پھر اندر آنے کی پرمیشن ملے گی۔ چاند کو بہت موقع پر مناسب سا نام سوجھ گیا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ انس نے نظروں میں دیوار کی تعداد کو ماشاء اللہ پا کر چاند کو گھورا تھا۔ دیکھ لو، ہم تو اپنی بات سے ہٹنے والے نہیں۔ احمد نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ مان لو، ورنہ نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ یہیں کھڑے کھڑے ہم 11:30 سے صبح کے 4 بجا دیں گے۔ نعمان اس کے کان میں گھسا تو وہ بیچارہ پھنس کر رہ گیا۔ پھر روپوں کا نقصان کم لگا تو اس کا ہاتھ اپنی جیب میں رینگ گیا۔ یہ ہوئی نا بات بھابی، آپ بھی پرس کھولیں، مشورہ دینا انس۔ وہ سب اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ نگی بیچاری گونگی کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ دفتر انس نے اس کی طرف جھک کر سرگوشی میں کچھ کہا تو وہ سب شور مچانے لگے۔ بہت خبیث ہو تم لوگ، وہ ہنس دیا۔ کچھ مووی لائٹ کی تپش اور کچھ جذبات کی تمتماہٹ اس کے چہرے پر سرخی بن کر چھلک رہی تھی۔ نگی نے پرس کھول کر 1000 کا نوٹ نکالا۔ فاؤل ہے، یہ صرف ایک نوٹ ہے، عماد نے شور مچایا۔ مرید ابھی کولڈ ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں تھامے اندر سے آیا تو ان سب کو وہیں جمع پا کر کوفت سے سر ہلاتا آگے بڑھا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو یار، آپس میں بانٹ لو، 1000 روپے کافی ہوتے ہیں۔ مرید نے نوٹ تھام کر احمد کو پکڑایا اور انس کو اندر بڑھنے کا اشارہ کیا۔ بہت گڑبڑ کی ہے تو نے مرید، چاند کو افسوس ہوا۔ مرید بھائی کو ہر طرح کے میکرز سے نمٹنا آتا ہے۔ صبح انہیں چڑھاتے ہوئے نگی کو سہارا دیا اندر بڑھی تھی۔ وہ تھک گئی ہوگی یار، اور پھر ابھی مووی بھی بننا ہے۔
मुईद ने आराम से कहा था। बमुश्किल 100 रुपए हाथ आ रहे हैं। अहमद ने हिसाब लगाया तो वे सब मुईद को कीनिया तो नजरों से घूरने लगे। नो प्रॉब्लम, अभी और भी बहुत सी रस्में बाकी हैं। नौमान को चूंकि साल भर पहले शादीशुदा हो जाने का एजाज हासिल हो चुका था, इसलिए अब वह इन्हीं तजुर्बात को बढ़ाए कर ला रहा था। शर्म करो और इस तकलीफ को याद करने की कोशिश करो जो इस वक्त तुम्हें अपनी जेब से रुपए निकालते वक्त हो रही थी। मुईद ने मुस्तफाना अंदाज में कहा तो इत्मीनान से बोला, मैं अपने दुश्मनों को भी नहीं भूलता। इस वक्त मुझसे रुपए निकलवाने में अनस सबसे आगे था। इन सबको चिकना घड़ा पाकर मुईद सर हिलाता अंदर बढ़ गया। जहां सब हॉल कमरे में विराजमान थे, वहीं मूवी सेशन चल रहा था। सबा चूंकि बारात के साथ नहीं जा सकी थी, सो अब वह मूवी के साथ साथ तस्वीरें भी खिंचवा रही थी। अनस ने सबा, जूही और हमरा को कोल्ड ड्रिंक की गोल्ड के लॉकेट पहनाए थे। उसे कहते हैं इकराबा परवरी। शान को गिले लगा हुआ था। लॉन की कुंदाई तक हमसे करवाई और तनख्वाह है इन पुस्तैनी को दी जा रही है। इमाद को भी इस तकसीम पर सदमा पहुंचा था। अभी दिए तो हैं 1000 रुपए तुम लोगों को। अनस ने उन्हें यूं तसल्ली दी जैसे पता नहीं कितने लाख दे दिए हों। बिल्कुल, और अभी तो कितनी ही रस्में बाकी हैं, नौमान ने धमकाने वाले अंदाज में कहा, मगर होठों पर मुस्कुराहट जमी थी। चलो भाई इमाद, भाभी की गोद में बैठो। क्या? अनस ने उन्हें घूरा। इस फरमाइश पर निगी भी गड़बड़ा गई। जी जनाब, मेरी बेगम की गोद में भी आप ही बैठने को तैयार थे। नौमान ने उसे गुजरा हुआ जमाना याद कराने की कोशिश की थी। मगर मैं बैठा तो नहीं था। अनस ने इमाद को घूरते हुए अपनी सफाई पेश की तो इत्मीनान से कहा गया, क्योंकि मैंने इससे पहले ही तुम लोगों का मुतालबा पूरा कर दिया था। अनस ने दांत पीसते हुए जेब में हाथ डाला तो चांद ने शोर मचा दिया। ये नेक सिर्फ भाभी देंगी, क्योंकि अभी भाभी जान की जान मुश्किल में है। तुम्हारी बारी तो अभी ठहर के आएगी। इमाद ने मायने खैज अंदाज में कहा तो वे गहरी सांस लेता खुद को इनके रहमो करम पर छोड़कर बैठ गया। क्या ख्याल है भाभी, मैं आपकी गोद में तशरीफ रख सकता हूँ? इमाद ने बहुत शरारत से पूछा तो निगी ने घबराकर फिर से इन सब की खिदमत में 1000 का नोट पेश कर दिया, जो इस बार शराफत से थाम लिया गया। मगर फिर इमाद के पीछे हटते ही चांद ने आगे बढ़कर घुटनों के बल बैठते हुए निगी का दायां और हमरा ने बायां घुटना थाम लिया। उसे कहते हैं घुटना पकड़ाई। नौमान ने हाजरीन महफिल के इल्म में इजाफा किया तो सबको इनकी हरकतों पर हंसी और आने लगी। क्या कर रहे हैं ये लड़के? ताईजान ने सर थामा। ये फाउल है। अनस ने अपना एहतियाज मुईद के साथ पास नोट कराया था।